फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत आज हम लोग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। इस संबंध में तीन तरह का टर्म ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इंटरचेंजेबल वर्ड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग। कुछ लोगों का होता है कि कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सब इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं और सब में कोई डिफरेंस नहीं है, बट टेक्निकली दे आर डिफरेंट इन देयर रेस्पेक्टिव टेक्निकल मीनिंग्स। तो हम लोग पहले समझें कैपिटलाइजेशन किसको कहते हैं ना। कैपिटलाइजेशन, तीनों टर्म को समझना जरूरी है। कैपिटलाइजेशन किसी भी फर्म के कैपिटल कंपोजिशन में जो लॉन्ग टर्म मीन्स ऑफ फाइनेंस है, यानी लॉन्ग टर्म सोर्स से जो कैपिटल रेज किया जाता है किसी कॉरपोरेट यूनिट के द्वारा, उस संपूर्ण टोटल को हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। यानी कैपिटलाइजेशन इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ कैपिटल कंपोजिशन इन which represents aggregate sum of the total funds raised from different long-term means of finance. As you know, a firm has an opportunity to issue equity shares in the market, preference shares in the market, long debentures in the market, and raising from long-term loans from bank and financial institutions. कहने का मतलब है कि फर्म के पास लॉन्ग टर्म मीन्स ऑफ फाइनेंस के डिफरेंट सोर्सेज हैं। प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है, इक्विटी शेयर इशू कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है, डिवेंचर्स इशू कर सकती है कंपनी, और चाहे तो टर्म लोन के द्वारा बोरोड फंड अरेंज कर सकती है। तो इन सभी सोर्स जिसका इस्तेमाल एक कॉरपोरेट हाउस में कैपिटल रेजिंग के लिए किया जाता है, उसके एग्रीगेट सम को कैपिटलाइजेशन कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इक्विटी शेयर कैपिटल से मान लीजिए 10 लाख रुपीज कैपिटल अरेंज किया गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से के रूप में 5 लाख रुपीज का अरेंजमेंट हुआ, एंड बोरोइंग्स के जरिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो टर्म लोन्स और डिवेंचर्स सबको शामिल करता है, वो भी 5 लाख है। तो एग्रीगेट सम कितना हुआ? 20 लाख। तो इसको क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन, यानी टोटल कैपिटलाइजेशन, यानी परमानेंट कैपिटल का अरेंजमेंट। जिन स्रोतों से जितना अमाउंट किया गया, मोबिलाइज किया गया, उस सब के योग को, टोटल को हम कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को दर्शाता है। कौन? कैपिटलाइजेशन। ओके, अब हम लोग देखें कैपिटल स्ट्रक्चर। राइट डाउन प्लीज। सेकेंड है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर represents proportional share of the long term means of finance which is used by company its capitalization. In other words, you can say the debt equity mixing ratio used by a firm in its total permanent capital is termed as capital structure. This is the qualitative aspect of the capital composition. एक फर्म के कैपिटल फॉर्मेशन के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के, कैपिटल कंपोजिशन के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को दर्शाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है एग्रीगेट सम, वो कैपिटलाइजेशन, और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि उस टोटल कैपिटलाइजेशन में
जो ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो कैपिटल के दो सोर्स हो सकते हैं, एक इक्विटी फंड हो सकता है, ओनर्स फंड आप कह लो, और दूसरा डेब्ट्स कैपिटल या डेब्ट्स फंड आप कह सकते हो। तो इस दोनों के बीच मिक्सिंग का रेशियो क्या है, उस चीज को दर्शाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी इसको एग्जाम्पल के तौर पे अबव एग्जाम्पल को ही लिया जाए तो इक्विटी कैपिटल कैपिटल 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका 5 लाख है। सपोज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है यानी बोरोड फंड वो 5 लाख है। आप दोनों में अंतर समझ लें, ये 20 लाख जो शो कर रहा है वो कैपिटलाइजेशन हुआ, और आप रेशियो देखें तो 20 में इक्विटी कैपिटल कितना है, 10 लाख है, तो 10 लाख कितना परसेंट हुआ, 50%, और ये 25% और ये भी 25%, तो टोटल 100% है। ये रेशियो दर्शाता है मिक्सिंग रेशियो, और ये दर्शाता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन एग्रीगेट सम ऑफ टोटल कैपिटल दैट इज 20 लाख, और व्हेन दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंटेड इन रेशियो फॉर्म देन इट विल कॉल, आप इसमें क्वालिटेटिव क्यों कहा गया समझ सकते हैं कि टोटल कैपिटल का 50% इक्विटी को प्रेफर किया गया, 25% प्रेफरेंस शेयर को और रिमेनिंग 25% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी में कैपिटल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो डेब्ट इक्विटी मिक्स के बारे में अगर हम देखें तो 50% तो ओनर का है और 25% शेयर होल्डर्स में प्रेफरेंस शेयर को अगर शामिल कर लें तो डेब्ट का टोटल 25% इज टू 50% प्लस 25%, और आप कह सकते हो 25% इज टू 75%, 1:3। दिस इज द कैपिटल स्ट्रक्चर। कभी कभार अब ये डिपेंड करता है कि सभी जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो उस सब का अपना स्पेसिफिक फीचर्स है, डिफरेंट रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, तो अलग अलग फीचर्स है। तो अगर हम देखें तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर और के बारे में सोचें तो इसका भी रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है, 9% प्रेफरेंस शेयर, 10%, 6%। एक्चुअली देखा जाए तो इक्विटी और डिवेंचर्स ये दोनों का मिक्सिंग फीचर्स प्रेफरेंस शेयर्स में है, जिसको हम हाइब्रिड सिक्योरिटी कह देते हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी चूंकि कुछ फीचर्स इक्विटी का है, चूंकि रिस्क के मामले में देखिए तो ऑनर कैटेगरी में लिया जाता है और उस पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन डिविडेंड पेमेंट का तो नहीं होता, लेकिन रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। ये दोनों का फीचर समान है, 9% प्रेफरेंस शेयर, 6% डिवेंचर्स, दोनों का रेट फर्क। लेकिन रिस्क के मामले में चूंकि सबसे पहला प्रायोरिटी पेमेंट का आउटसाइडर्स का होता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो भी क्लेम होगा उसका सेटलमेंट पहले होगा, उसके बाद नंबर प्रेफरेंस शेयर का आता है और इक्विटी शेयर सबसे लास्ट में। तो इसीलिए मैंने कहा कि रिस्क और रिटर्न के दृष्टिकोण से देखें तो इक्विटी शेयर का कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं है और ना ही लीगल ऑब्लिगेशन है कि कंपनी हर हाल में डिविडेंड देगी। और प्रेफरेंस शेयर के साथ भी ये फीचर है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तो है लेकिन हर हाल में डिविडेंड देगी ऐसा फीचर नहीं है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है
शोधनीय है, अर्थात रिपेबल विद इन ए सर्टेन स्पैन ऑफ टाइम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। तो आप गौर करें, इक्विटी शेयर का फंड तो उस समय वापस होगा जब कंपनी लिक्विडेट करेगी यानी वाइंड अप करेगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का विद इन द टाइम लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी दे विल बी रिपेड देयर क्लेम ऑफ कैपिटल आफ्टर एक्सपायरी इट्स पीरियड फॉर विच इट हैज बीन इशूड। तो ये पीरियड जो जितने वर्ष के लिए ये इशू किया गया, उस पीरियड के एक्सपायर करने के बाद इसका पैसा वापस हो जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, लेकिन इक्विटी का तो उस दिन वापस होगा जब कंपनी ही बंद होगा। तो इसका लाइफ टाइम में वापसी है, इसमें भी लाइफ टाइम में वापसी है। इस दशा में अगर हम गौर करें तो आप जब डेट इक्विटी को लेते हो तो कुछ लोग प्रेफरेंस शेयर जो है उसका दोनों नेचर हो गया टर्म लोन की तरह। हाँ, रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नेचर गौर करें तो दोनों का समान हो जाता है। ये 5 इयर्स के लिए अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया तो रिपेबल आफ्टर 5 ईयर है। अगर लॉन्ग टर्म लोन 5 इयर्स के लिए लिया गया तो रिपेबल आफ्टर 5 इयर्स है। इसमें भी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है 9% और इसमें भी फिक्स है 6%, 8%। तो दोनों का फीचर लगभग एक जैसा है। तो इस दशा में अगर हम एनालाइज करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण पड़ने वाले रेट ऑफ रिटर्न या हमारा जो कॉमन गोल फाइनेंस का होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द इक्विटी होल्डर्स ओनर्स, तो उस समय हम इसको लॉन्ग टर्म डेट कैटेगरी में ले सकते हैं। उस दशा में कैपिटल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप तो 50:50 यानी 1:1। आप गौर करें, ये दोनों मिलकर के 50%, इसका भी फिक्स रेट, इसका भी टाइम फिक्स, इसका भी टाइम फिक्स रेट, तो 50-50 का ये कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाएगा। लेकिन जनरली ओनर के कैटेगरी में प्रेफरेंस शेयर आता है और नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न जो है वह लॉन्ग टर्म डेट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा आता है और प्रेफरेंस शेयर के क्लेम के पेमेंट ना करने पर इंसॉल्वेंसी की स्थिति नहीं आती है। लेकिन अगर हम टर्म लोन या डिवेंचर्स के क्लेम को ऑन टाइम पेमेंट नहीं करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है और इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन भी आ सकता है। इसीलिए ज़्यादातर इस दोनों को हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में ओनर्स इक्विटी के रूप में दिखाते हैं। तो आप उस समय 1:3 बता सकते हो। ये डिपेंड करता है एनालिस्ट पर कि उसका दृष्टिकोण क्या है। ओके।